हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग, जो कि बीपीएड सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम यूनिट 1 को कवर करेंगे। आप सिलेबस अपने हाथ में रखिए। हम लोग आज पूरे यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे। सिलेबस आप अपने हाथ में रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑफिस सेटिंग। आज आज सभी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है। खेलों को नियमों के अनुसार आयोजित तथा खेल भावना के अनुसार आयोजित करना इन्हीं नियमों की देन है। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य यही है कि सभी खिलाड़ी उचित प्रकार से प्रदर्शन करके ही सफलता प्राप्त करें। मतलब कोई भी खेल है तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं। नियम के अकॉर्डिंग ही प्रतियोगिता के अंदर खिलाड़ी प्रतिभाग करेगा, नियम का पालन करेगा, तभी सुचारू रूप से ऑफिशिएटिंग वहाँ पर दिखाई पड़ेगी एक निर्णायक के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि निर्णायक ही वहाँ पर ऑफिशियल है, वही निर्णय देता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उद्देश्य यही है कि सभी खिलाड़ी उचित प्रकार से प्रदर्शन करके ही सफलता प्राप्त करें। प्रतियोगिता के दौरान कोई भी खिलाड़ी नियमों के विरुद्ध क्रिया तो नहीं कर रहा था। सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिताओं के दौरान निर्णायकों की नियुक्ति की जाती है। मतलब जो ऑफिशियल होते हैं ऑफिस सेटिंग करने के लिए, उनका कहने का तात्पर्य यही सीधा सीधा यही है कि मतलब जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो रहे हों, सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं, कोई तरह की पार्शलिटी तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों का काम कौन करता है? एक निर्णायक करता है, वो भी ऑफिशियल के तौर पर एक टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसीलिए ऑफिशियल की नियुक्ति की जाती है ताकि ये सब अच्छा हो सके। ऑफिशियल नियुक्त की जाती है। इन्हीं नियुक्त किए गए निर्णायकों द्वारा नियमों को ध्यान में रखते हुए खेल के दौरान निष्पक्ष, शीघ्र एवं सही निर्णय देना ही ऑफिशिएटिंग कहलाता है। सीधा सीधा ऑफिशिएटिंग का तात्पर्य यही है कि जो भी ऑफिशियल है वो सही निर्णय लेता है, सही निर्णय देता है, खेल को नियम अनुसार कराता है, प्रतियोगिताओं को अच्छे से संपन्न करवाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑफिशिएटिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कोचिंग के बारे में। कोचिंग का शाब्दिक अर्थ है किसी को कुछ सिखलाने का प्रशिक्षण देना। मतलब किसी को अगर कुछ हम सिखाते हैं तो क्या कहलाता है? एक तरह का कोचिंग हो गया। ठीक है, या सिखलाने में मदद करना। शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग शब्द का अर्थ कमज़ोर विद्यार्थियों को स्पेशल कोचिंग देकर उनके स्तर को ऊपर बढ़ाना। मतलब अगर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की बात हम ना करके एजुकेशन की बात अगर करें तो उसके अंदर क्या है? मतलब जो विद्यार्थी कमज़ोर है वो कहाँ जाता है? कोचिंग सेंटर जाता है, ताकि वो कोचिंग में अपने सब्जेक्ट को पढ़कर उस जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उसको पढ़कर वो आगे बढ़े। ठीक है, सेम आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में कोचिंग शब्द का अर्थ किसी खेल के दौरान या किसी खेल के मैदान में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी एक विशेष खेल की तैयारी के लिए तैयार करना कोचिंग कहलाता है। अब शारीरिक शिक्षा में अगर आप कोचिंग की बात करें तो क्या है कि एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी अगर एथलेटिक्स का है तो वो स्टेडियम जाता है, एथलेटिक के कोच के पास उससे संपर्क करता है, उससे मिलता है, और वो अपने पर्टिकुलर इवेंट में, जैसे उसका इवेंट है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, पर्टिकुलर वो एक इवेंट में तैयारी करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो भी एक प्रकार की कोचिंग है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक इवेंट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो एक प्रकार की कोचिंग होती है शारीरिक शिक्षा के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद कोचिंग का खिलाड़ी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब देखो वो कोचिंग, मैं एजुकेशन की बात करूँ तो वो कोचिंग बच्चा 1 घंटे के लिए गया और घर चला आया, पर अगर शारीरिक शिक्षा के अंदर बात कर रहे हैं, खेल के अंदर कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो साफ साफ इसके अंदर कहता है कि खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद कोचिंग का खिलाड़ी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तीनों जगह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। किसका? इसके अंदर कोचिंग का, कि खिलाड़ी को रेस्ट कितना चाहिए, खिलाड़ी को क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है, कितना रेस्ट करना है, कितनी ट्रेनिंग करती है, वहाँ सब कहीं कोचिंग इन्वॉल्व होती है। महत्वपूर्ण योगदान है। एक कोच खिलाड़ी के लिए एक मार्गदर्शन की तरह होता है, जो खिलाड़ियों को खेलों में अच्छे साधनों का चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि खिलाड़ी खेलों में अपना उच्च प्रदर्शन कर सके। जाहिर सी बात है भाई, एक कोच है वो
एक मार्गदर्शन की तरह ही काम करता है। ठीक, खिलाड़ी को उसका गोल दिखाता है कि नहीं तुमको लाइफ में ये करना है। कई जगह मैंने देखा है, इतने अच्छे अच्छे कोचेज़ मैंने देखे हैं कि कोई खिलाड़ी अगर शॉर्ट डिस्टेंस का है पर उसके अंदर एबिलिटी शॉर्ट डिस्टेंस की नहीं है, तो कोच उसको किसी ना किसी दूसरे इवेंट में डालते हैं, वॉकिंग में डाल देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में डाल देंगे, मिडिल डिस्टेंस में डाल देंगे, ताकि अगर वो स्प्रिंट में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो किसी और ना किसी इवेंट में वो अच्छा कर सके। क्योंकि एक बच्चे की काबिलियत एक कोच ही पहचान सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपके सिलेबस में दिया है इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस सेटिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस सेटिंग के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसके अंदर है खेल भावना का विकास। उसके अंदर क्या होगा देखते हैं। खिलाड़ियों में खेल भावना तभी बढ़ सकती है जब खेल के दौरान निष्पक्ष फैसला दिया जाए। इसका विकास योग्य और निष्पक्ष फैसले की व्यवस्था के साथ हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, खेल भावना जब जागरूक होगी जब सही फैसले दिए जाएंगे। मतलब एक ऑफिशियल है, वो गेम करा रहा है, ठीक है, अगर वो फैसले गलत देता है तो खेल की भावना जो है वो विकसित नहीं होगी। लोग उसके प्रति गुस्सा दिखाएंगे, खेल के प्रति गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, अजीब तरह से खेल खेलेंगे। तो खेल की भावना तभी उत्पन्न होगी जब निर्णायक द्वारा सही फैसले दिए जाएंगे। खेलों की रुचि बढ़ेगी, खिलाड़ियों में भी, दर्शकों में भी, ठीक है, और आपस में मित्रता की भावना भी बनी रहेगी। आगे है दूसरा पॉइंट, कहता है खिलाड़ियों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। मैत्रीपूर्ण का मतलब है मित्रता की भावना। खेल समाप्त होने के पश्चात खिलाड़ियों में मित्रतापूर्वक व्यवहार उत्पन्न होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब खिलाड़ी को यह विश्वास होगा कि खेल के दौरान सभी फैसले निष्पक्ष सही दिए गए हैं और उनमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब देखा जाता है ज़्यादातर खेलों में क्या होता है कि जब खेल समाप्त होते हैं एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है, ताकि खेल को हम खेल की भावना से खेलें और मित्रता की जो भावना है वो आपस में बनी रहनी चाहिए। पर कभी कभी टूर्नामेंट में देखा जाता है जहाँ टूर्नामेंट में गलत डिसीजन दिए जाते हैं निर्णायक के द्वारा, वहाँ पर मारपीट की भावना देखने को मिलती है, मारपीट हो जाती है, ठीक है, गलत शब्द एक दूसरे को प्रयोग करते हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों टीमों में आपस में लड़ाई झगड़े के विवाद हो जाते हैं, तो एक दूसरे से कोई बोलना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो हमारे इंपॉर्टेंस हो गए। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि बढ़ाना। खेल प्रतियोगिता के दौरान निर्णायक द्वारा ठीक एवं सही फैसला देने के साथ खिलाड़ियों को अपनी खेल योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, स्वस्थ खेल प्रतियोगिता का विकास। स्वस्थ एवं खुशहाल खेल प्रतियोगिता जीवन को प्रगति एवं विकास की तरफ ले जाती है। स्वस्थ मुकाबले के इस ऊंचे आदर्श की शिक्षा खेलों से ही मिलती है, परंतु यह तभी संभव हो सकता है यदि खेल अधिकारी सुयोग्य एवं कुशल हो। पांचवा पॉइंट कहता है, खेल चोट का कम लगना। ठीक है, अगर निर्णायक द्वारा डिसीजन सही होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी खेलों में लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जो लड़ाई झगड़ा होता है तो खेल में चोट ही आपस में लगती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी निर्णायक द्वारा ध्यान रखा जाता है। खेल चोटों का कम लगना शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। और सातवां पॉइंट आपका कहता है, खिलाड़ियों द्वारा दर्शकों में मनोरंजन का विकास। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशिएटिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है नियमों का ज्ञान। हर एक निर्णायक अधिकारी को खेल के दौरान आवश्यक नियमों का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि नियमों के उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों को इस समय दंडित किया जा सकता है जब वह किसी नियम का उल्लंघन करे। यह तभी संभव होगा जब निर्णायक को सभी नियमों का ज्ञान होगा। जाहिर सी बात है कि एक निर्णायक जो है, एक ऑफिशियल जो, उसको पता होना चाहिए कि हमें ग्रीन कार्ड कब देना है, हमें रेड कार्ड कब देना है, ठीक है, हमें येलो कार्ड कब देना है। इन सब चीज़ों का उसको ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि एक खिलाड़ी है, एथलेटिक्स का खिलाड़ी है, स्प्रिंटर है, और वो फॉल स्टार्ट करता है, तो निर्णायक को पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉल पे उसको हमें आउट करना है, बाहर करना है, किस लाइन नंबर वाले खिलाड़ी को बाहर करना है, इसका भी ध्यान अवश्य किसको होना चाहिए, निर्णायक को होना चाहिए। तो उसको नियमों का ज्ञान पूरा, मतलब जो भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका ज्ञान उसको पक्का होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, निर्णायक द्वारा इशारों का प्रयोग। इशारों का प्रयोग मतलब है सिग्नल्स जो होते हैं, हर एक खेल का अलग अलग सिग्नल्स है, ठीक है, कबड्डी के अलग से,
बास्केटबॉल का अलग है, सबका अलग अलग सिग्नल है, वॉलीबॉल का अलग है। तो उसमें जो सिग्नल्स यूज होते हैं उसका भी ध्यान आपको होना चाहिए कि किस खेल में कौन सा सिग्नल होता है, कब सिग्नल्स का प्रयोग हमको करना है। ठीक है, हर एक खेल के प्रति अलग अलग संकेत बनाए गए हैं। निर्णायक अधिकारी को इन संकेतों का केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन संकेतों का प्रयोग करने में निपुणता भी होनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल जो संकेत आप जो चीज़ है वो आपको वहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है, ठीक संकेत प्रयोग के साथ खिलाड़ियों में विश्वास उत्पन्न होता है तथा खेल की गति में रुकावट नहीं होती है। एक निर्णायक अधिकारी को सभी प्रकार के संकेत का ज्ञान होता अत्यावश्यक माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, बॉल आउट है, ठीक है, या इन है, वो देखता कौन है, निर्णायक देखता है। पर बाहर से अगर बॉल वो आउट है, ठीक है, और प्लेयर्स बोलते हैं नहीं बॉल इन है, तो निर्णायक को सही डिसीजन देना चाहिए, सही सिग्नल दिखाना चाहिए कि वो आउट का सिग्नल है, इन का सिग्नल है। इन सब चीज़ों का ज्ञान किसको होना चाहिए, एक ऑफिशियल को होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं, क्रिया के पूरा होने पर फैसला देना। खेल के अधिकारियों को उस समय तक कोई फैसला नहीं देना चाहिए जब तक कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती, क्योंकि समय से पहले फैसला देने से खिलाड़ियों का निर्णायकों के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही थी, तभी आपको डिसीज़न देना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आपको डिसीज़न नहीं देना चाहिए। एक बार की बात है, एक फुटबॉल मैच हो रहा था और उस फुटबॉल मैच के दौरान एक खिलाड़ी का माइनर हैंड होता है। ठीक है, मतलब बॉल उसके हाथ में, फुटबॉल उसके हाथ में टच हो जाती है। ठीक है, और वो विसिल जो बजती है, वो ऑफिशियल जो होता है वो लेट विसिल बजाता है। उससे पहले ही खिलाड़ी बॉल को मार देता है और बॉल वो सीधे कहाँ चली जाती है, गोल के अंदर, और उसके बाद वो विसिल करता है। जब बॉल गोल के अंदर जा चुकी होती है तब वो विसिल कर देता है। तो उस दौरान उस टूर्नामेंट में लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, कि नहीं वो अपोनेंट कहते हैं नहीं ये गोल है, और निर्णायक कहता है नहीं, ये अपील करते हैं, दूसरी टीम वाले अपील करते हैं कि नहीं निर्णायक के द्वारा कि ये हमारा हैंड था यहाँ पर, तो इसको देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए एक ऑफिशियल को, कि मतलब कि पूरा आप क्रिया जब पूरी हो जाए उसको देखने के बाद ही आप पूरा फैसला, अपना डिसीजन वहाँ पर दें। उसके बाद है सर्वोच्च या राष्ट्रीय नियमों का पालन। एक प्रतियोगिता को कराने में कई बार विभिन्न निर्णायक अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी टूर्नामेंट कराएंगे, जाहिर सी बात है आपको कई सारे ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, तथा कई प्रकार के खेलों में 2 या 2 से अधिक निर्णायकों की भी आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, कबड्डी खिलाने तब भी 2 आपको चाहिए। ठीक है, और वॉलीबॉल है तब भी उधर 2 ऑफिशियल मेन तो चाहिए खिलाने वाले। तो कुछ गेम ऐसे जहाँ 2 ऑफिशियल की, 2 या 2 से अधिक ऑफिशियल की भी आवश्यकता आपको पड़ती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में खेल नियमों को लेकर आपसी मतभेद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में खेल निर्णायक अधिकारी को खेलों के प्रति सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए एवं राष्ट्रीय नियमों का पालन खेलों में करना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एथलेटिक्स में 200 मीटर की रेस छूटी, 3 ऑफिशियल वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर 6 ऑफिशियल मान के चले बैठे हैं और वो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, बच्चों का टाइम ले रहे हैं। तो जब वो टाइम जो स्टॉप वॉच जब वो फिनिश करते हैं, स्टॉप वॉच को जब वो ऑफ करते हैं, तो जो बेटर ऑफिशियल होते हैं, बढ़िया ऑफिशियल होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में टाइम मैच कर लेते हैं कि नहीं फर्स्ट वाले का कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड वाले का कितना है। कभी कभी क्या होता है, किसी की स्टॉप वॉच नहीं चलती है, कोई पहले ही स्टॉप वॉच को रोक देता है। तो इन सब जो बढ़िया ऑफिशियल होते हैं वो आपस में मैच करके ही टाइमिंग लिखवाते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट वाले कितनी टाइम है, सेकंड वाले कितनी। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान एक ऑफिशियल को होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट इसका कहता है खेल का गहरा अध्ययन। जो भी ऑफिशियल है उसको खेल का गहरा अध्ययन होना अति आवश्यक है। खेल के बारे में पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, जो भी ऑफिशियल हो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए। जैसे फुटबॉल में है, ठीक है, रेफरी फटाफट भागा करता है। ठीक है, कबड्डी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ता है, वॉलीबॉल में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ता है। तो जो एथलेटिक्स में तो भाई इधर से उधर दौड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो भी ऐसे ऑफिशियल हैं वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त जरूर होने चाहिए। खेल को पास से देखना। कई सारे खेल ऐसे हैं जिनको ऑफिशियल पास से देख के ही निर्णय दे पाते हैं, नहीं तो आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो फाउल था या वो बॉल आउट थी या इन थी। तो आपको खेल को पास से देखना ज़रूरी है। उसके बाद 8वां पॉइंट कहता है खेलों के प्रति सभी नए नियमों का ज्ञान। जो जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हो रहे हैं सारे गेम में, उसका ज्ञान ऑफिशियल को होना चाहिए। निर्णय लेने में देरी ना करना। जो भी निर्णय है तुरंत डिसीजन आप दीजिए कि नहीं ये डिसीजन है, आउट है, इन है, जो भी डिसीजन है तुरंत आप दीजिए। ठीक है, और निर्णय वो सही होना चाहिए। बार बार
सीटी के अनावश्यक प्रयोग से बचना। मतलब बार बार कई सारे ऑफिसर से बार बार विसिल बजाया करते हैं, अनावश्यक विसिल बजाया करते हैं, तो विसिल के ज़्यादा प्रयोग से बचना। जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ पे विसिल बजानी है तभी आप विसिल बजाएं। अनावश्यक विसिल बजाने से ना खेल में रुकावट उत्पन्न होती है। जहाँ आपको लगे हाँ डिसीजन देना है वहाँ डिसीजन आप दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ ऑफिशियल एंड कोच विद मैनेजमेंट, प्लेयर्स एंड स्पेक्टर्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ ऑफिशियल। खेल खिलाते समय निर्णायक को खेल के नियमों का ध्यान रखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि इनके अलावा उसको अन्य कई बातों जैसे कि खेल के प्रबंधकों, खिलाड़ियों, कप्तान, कोच एवं दर्शकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए आदि का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। किसको? एक ऑफिशियल को। ठीक है, आगे चलते हैं। विद मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। खेल के प्रबंधकों द्वारा संबंधित निर्णायक अधिकारी को जब किसी खेल प्रतियोगिता के लिए नामित किया जाता है, मतलब एक खेल प्रबंधक जो है, ठीक है, जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, वो कोई भी प्रतियोगिता जब ऑर्गेनाइज कराता है तो उसको ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, वो उनका नाम देता है कि हमको ये ऑफिशियल चाहिए। ठीक है, नामित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम निर्णायक अधिकारी को खेल प्रबंधकों को अपने आने के विषय में लिखित रूप से सूचना देनी चाहिए। मतलब मैंने एक ऑफिशियल को हायर किया कि आप आएंगे और हमारा कबड्डी का मैच कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाला ऑफिशियल है उसको एक रिटेन या फिर व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हाँ मैं इस दिन मैं आपको इस समय पर वहाँ पे ग्राउंड पे आपको उपलब्ध मिलूँगा। ठीक है, सूचना देनी चाहिए। यदि किसी कारण से निर्णायक अधिकारी खेल प्रतियोगिता में पहुँचने में असमर्थ रहता है तो इसकी सूचना तत्काल खेल प्रबंधकों को देनी चाहिए। अगर किसी कारण वो अगर नहीं आ पाता है तो उसकी सूचना वो खेल प्रबंधक को दे दे। ठीक है, इतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो सामने ऑफिशियल है उसकी चाहिए, ताकि वे अन्य किसी निर्णायक से संपर्क कर सके इस कार्य में। यदि निर्णायक अधिकारी लापरवाही करता है तो ऐसी स्थिति में खेल प्रबंधकों के सामने तत्काल कोई निर्णायक अधिकारी ढूंढ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मतलब कोई ऑफिशियल नहीं आएगा तो भाई उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे वो खेल ऑर्गेनाइज कराएगा, और इससे खेल प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। अतः खेल की ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्णायक को अपने पहुंचने या ना पहुंचने की सूचना तत्काल खेल प्रबंधकों के पास भेजनी चाहिए। खेल से पूर्व तथा खेल के पश्चात व्यवस्थापकों से मिलना एवं अच्छे निर्णायक की पहचान मानी जाती है। ठीक है, ये एक ऑफिशियल की मतलब एक रिलेशन है मैनेजमेंट के साथ। अब विद प्लेयर के साथ देखते हैं। खेल मुकाबलों के दौरान हिस्सा ले रहे खिलाड़ी बड़ा उत्साहित होते हैं तथा खेल मुकाबले को जीतने के लिए वे योग अयोग्य साधनों का प्रयोग भी करते हैं। मतलब उनको खेल जीतना है, चाहे उसके लिए उनको बेईमानी करनी पड़े या कुछ करना पड़े। कि कुछ बच्चे ऐसे, कुछ टीम में बच्चे ऐसे आते हैं उनको कुछ साम दाम दंड वेट कुछ करना पड़े, उनको खेल जीतना ही है हर हाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। हम प्रयोग करते हैं। खेल के समय खिलाड़ी कई बार निर्णायक अधिकारी को गलत शब्द भी बोलते हैं। कई बार देखा गया कि उन्हें गलत शब्द बोला करते हैं खिलाड़ी को, कई सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं तथा खेल को ख़राब करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसी हालत में निर्णायक को भावुक नहीं होना है या भावुक नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें खेल के नियमों को सख्ती के साथ लागू करके खेल पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहिए तथा खेल का नियम अनुसार ही जीत हार का फैसला करना चाहिए। प्रत्येक निर्णायक को खिलाड़ियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। यदि निर्णायक विवेकपूर्ण ढंग से तथा निष्पक्ष रूप से फैसला करता है तो वह बहुत जल्द ही खिलाड़ियों का प्रेम तथा सम्मान प्राप्त कर लेता है। खिलाड़ियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से निर्णायक को खेल को नियंत्रित, व्यवस्थित एवं गतिशील रखने में काफ़ी सहायता मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि टूर्नामेंट हम खेलने जाते हैं, कई सारे ऑफिशियल्स हमको ऐसे मिलते हैं जो अच्छे से बातचीत करते हैं, अगर कुछ डाउट होता है उसको बताते भी हैं वो हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे ऑफिशियल होते हैं, अच्छे से बातचीत करना, कुछ भी डाउट हो उससे पूछ लेना, बता देना। ठीक है, ताकि जो एक अच्छा खिलाड़ी है उनसे उसकी मित्रता वाली भावना उत्पन्न हो जाती है, वो प्रेरित होते हैं उनसे। ठीक है, बहुत आपस में बात करते हैं, नहीं बहुत अच्छे ऑफिशियल थे, हम वहाँ खेलने गए थे, बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा गया था, खाने पीने से लेकर हर चीज़ तक की। ठीक है, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम आपस में भी मैच के बाद भी आपस में उन सब की ऑफिशियल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके साथ देखते हैं कि जो भी जनता है, जो पब्लिक आती है, उसके उनसे रिलेशंस कैसे होते हैं, स्पेक्टर्स के कैसे रिलेशन होते हैं, उसको देख सकते हैं।
प्रत्येक निर्णायक को यह ध्यान करना चाहिए कि दर्शकगण खिलाड़ियों का खेल देखने आए हैं, ना कि उसका खेल संचालन करने। दर्शक सिर्फ जो मतलब दर्शक होते हैं वो सिर्फ खेल देखने आते हैं मनोरंजन के लिए, ठीक है, उसका संचालन करने के नहीं आते। दर्शक सिर्फ खेल के द्वारा प्राप्त मनोरंजन के लिए एकत्रित होते हैं। यदि कोई निर्णायक दर्शक की अपेक्षा करे तो वह सफल खेल संचालन नहीं कर पाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, फुटबॉल विश्व कप हो गया आदि खेलों में लाखों लोग खेलों को देखने के लिए आते हैं। यदि निर्णायक बार बार खेल में हस्तक्षेप करे अथवा रुकावट पैदा करे तो स्वाभाविक है कि दर्शकगण ऐसे निर्णायक को पसंद नहीं करेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ बार बार अगर बाधा उत्पन्न होगी खेल में निर्णायक के द्वारा तो पब्लिक भी परेशान हो जाती है, बोले बेकार खेले हमको नहीं देखना है, तो पब्लिक भी परेशान होने लगती है, ठीक है। तो बार बार अगर बाधा उत्पन्न होती है पसंद नहीं करेंगे। निर्णायक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से दो दल अथवा प्रतियोगी मैदान पर होते हैं उसी प्रकार उनके समर्थक भी दो गुटों में दर्शकों के अंदर होते हैं। मतलब अगर दो टीमें खेलें, दो टीमों के दर्शक भी आपको पब्लिक के अंदर मिलेंगे, कोई एक टीम को चाहता है, कोई एक टीम को चाहता है, ठीक है, सबकी अलग अलग सोच हैं। इससे यह स्वाभाविक है कि निर्णायक के सभी निर्णय पसंद ना आए। कभी भी हो सकता है पब्लिक को कोई आप निर्णय देते हो उसको ना पसंद आता, तो आपने बोला आउट है, वो पब्लिक सोचती है नहीं आउट है, ठीक है। सबके अलग अलग निर्णय हैं तथा अनुचित शब्दों द्वारा अथवा चिल्लाकर अपनी प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करें। कभी कभी क्या पब्लिक होती है अपने शब्द कुछ बोलती है, चिल्लाती है, बहुत कुछ बोलती है, निर्णायक को करे। निर्णायक को मनोवैज्ञानिक ढंग से समूह में व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय चालू रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो सरलता से दर्शकों के दिल में वह अपने लिए स्थान बना लेता है। कई जगह ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनका एकदम जो भी फैसला रहेगा एकदम राइट रहेगा, ठीक है, पब्लिक भी उनसे खुश रखती नहीं, बहुत अच्छा अंपायर था, बहुत अच्छा रेफरी था, ठीक है। तो इस तरह की भावना एक निर्णायक के अंदर होनी चाहिए। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं रिलेशन ऑफ कोच के रिलेशन देखते हैं। आज प्रशिक्षक को केवल मैदान पर ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता, बल्कि खिलाड़ियों के अभिभावक, आचार्य, शिक्षक, प्रशासक तथा अन्य प्रशिक्षकों के साथ संतुलित संबंध भी जोड़ने होते हैं, क्योंकि प्रशिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को उच्च स्तर तक ले जाता है। अब कोच क्या है, जैसे हमको ट्रेनिंग कोच ने हमको स्टेडियम में ट्रेनिंग दी, फिर हमको बाहर ले जाते हैं खिलाने के लिए, तो बाहर कई सारे कोच मिलते हैं, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। अगर मेरी पात्रता जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक भी पात्रता हमारी कम है, एक भी डॉक्यूमेंट कम है, तो हमारा कोच ही दौड़ता है उसके लिए, वही परेशान होता है हमारा कोच कि एक पात्रता कैसे कम हो गई, किसी इनसे बात करना है, वो सर से बात करना है, इधर जाना है, उधर जाना। तो एक कोच की भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं, विद मैनेजमेंट के साथ देखते हैं कोच के रिलेशन। प्रत्येक कोच यह कभी नहीं चाहेंगे कि वह अपने प्रबंधकों से संबंध खराब करें, क्योंकि वह अगर ऐसा करता है तो वह जीवन भर सफल प्रशिक्षण नहीं कर पाएगा। कदम कदम पर उसे प्रबंधकों की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक, बिल्कुल सही बात है कि अगर एक कोच है स्टेडियम में है, वो मैनेजमेंट के साथ अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको कुछ भी कराना है तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन वो कुछ भी नहीं करा सकता। आवश्यकता होती है एक अच्छे कोच को यह भी ब्यौरा प्रबंधकों को देना चाहिए कि उसके साथ कितने खिलाड़ियों का संबंध खेलने से है। उसको मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि इतने खिलाड़ी हमारे साथ खेलने वाले हैं, इतने सारे खिलाड़ी हमारे पास आते हैं स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए। कोच को अपने साथ आए सभी खिलाड़ियों की पात्रता का प्रमाण पत्र भी प्रबंधकों को जमा करना चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटी होती है उसको सबको जमा करना चाहिए, जिससे प्रबंधकों के मन में आपके लिए मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। किसी भी व्यवस्था या कोई भी छोटी मोटी बातों के लिए प्रबंधकों को नहीं टोकना चाहिए, यह भी एक अच्छे कोच की निशानी होती है। मतलब मैनेजमेंट को अगर समय टू समय आप हर चीज़ सबमिट करते हैं, अपना टाइम टू टाइम आप काम करते हैं, तो मैनेजमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि वो अच्छा कोच है, समय पर अपना सब काम पूरा करता है। विद प्लेयर से रिलेशन देख लेते हैं कोच के। विद्यार्थियों या खिलाड़ियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना प्रशिक्षक के व्यावसायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पहलू जितना मजबूत होगा, प्रशिक्षक की सफलता की नींव भी उतनी गहरी होगी। ज़्यादातर प्रशिक्षक का अधिक से अधिक प्रशिक्षण काल विद्यार्थियों खिलाड़ियों के साथ ही व्यतीत होता है। जाहिर सी बात है कोच का पूरा समय उन बच्चों के साथ ही व्यतीत हो जाता है, चाहे वह पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्र हों। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण खिलाड़ियों के काफ़ी निकट आ जाता है। जो कोच है वो ट्रेनिंग दे देते खिलाड़ियों के काफ़ी निकट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो जान जाता है, तथा प्रत्येक खिलाड़ी की नैतिक तथा अनैतिक बातों की जानकारी उसके पास
होती है। वो जानता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, बच्चे का क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, वो सब कोच धीरे धीरे सब जान जाता है। वह अपने स्वभाव तथा व्यवहार से खिलाड़ियों की अनैतिक बातों को कम करने की कोशिश करता है। यहाँ काम है, वहाँ पे कम है, कम से कम करने की कोशिश करता है। वह प्रत्येक खिलाड़ी के साथ स्वरूप तथा सम्माननीय संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। एक अच्छा प्रशिक्षक अपने खिलाड़ी में ऐसी भावना जागृत करता है कि वह संबंधित खेल के श्रेष्ठ खिलाड़ी तो बने, परंतु साथ ही एक अच्छा नागरिक भी बने। मतलब एक कोच है, वो खिलाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी अच्छी बात जानता है, उसकी बुरी बात जानता है, उसके अंदर क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं, सब। पर एक कोच यही चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो खेल में हमारा आगे बढ़े और एक देश का अच्छा नागरिक बने। अब उसके बाद देख लेते हैं दर्शकगण के साथ। आज के आधुनिक युग में खेल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि वह इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं। दर्शकगण हमेशा दोनों टीमों के अलग अलग होते हैं, इसीलिए कोच को कभी भी इन बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। कोच को दर्शकगण के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाई कोच को किसी भी तरह की दर्शकगण से मतलब कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे उसकी टीम पर या उस कोच पर कुछ गलत असर पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके सिलेबस का लास्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं, मेजर ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर की डिटेल जो है वो आप बना के भी आप लिख सकते हैं, पर वो मेन जो पॉइंट्स हैं मैंने उसको यहीं पर दर्शा दिया, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुशल निर्णायक मैदान पर स्वस्थ वातावरण स्थापित करता है तथा साथ साथ खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास भी करता है। इसीलिए निर्णायक का स्तर सुधारने के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला पॉइंट है खेल के नियमों का संपूर्ण ज्ञान। अगर हम स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं एक ऑफिशिएटिंग का, ठीक है, तो उसके अंदर खेल के नियमों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए एक ऑफिशियल को। अगर वो ऑफिशिएटिंग करना चाहता है तो उसको खेल के नियमों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निर्णय का नियमित अभ्यास। मतलब जो भी निर्णय हमको देने हैं उसका अभ्यास उसको पता होना चाहिए। जैसे एथलेटिक्स का खिलाड़ी है, वो फुटबॉल में जा रहा, तो फिर जाहिर सी बात है उसका गेम चेंज है, तो उसके बारे में उसको पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको सब आना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सा फाउल होगा, तो कहाँ पे हमें कौन सा सिग्नल देना है। इन सब निर्णय का उसको अभ्यास करना आना चाहिए या अभ्यास उसको होना चाहिए। अच्छे निर्णायक बनने की इच्छा, मतलब एक अच्छे निर्णायक बनने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं होगी तो अच्छा निर्णायक बन ही नहीं सकता। कुशल निर्णायक के कार्यों का सूचना अवलोकन। पांचवा आपका है निर्णायक अधिकारियों की सभा, मतलब एक मीटिंग होनी चाहिए, मतलब जितने भी ऑफिसर जा रहे हैं उनकी मीटिंग होनी चाहिए। इसका मीटिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि आपस में सब एक दूसरे को जान जाएं, मित्रता की भावना एक दूसरे में उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे का सब कांटेक्ट में आ जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की खेल में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। फिर छठा है प्रशिक्षित निर्णायक के प्रशिक्षण का आयोजन, मतलब एक ट्रेनिंग भी लगानी चाहिए। मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, अगर हम अलग अलग जगह से ऑफिशियल बुलाते हैं तो उनका एक ट्रेनिंग भी कराना चाहिए कि ये नियम चेंज हुए हैं तो आपको इस तरह से उसके ऊपर काम करना है। सातवां है निर्णायकों की परीक्षाएं, मतलब कई तरह के जैसे उसका पेपर होता है, जैसे आप एथलेटिक्स में है, ठीक है, डीटीओ का पेपर होता है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल का आपका पेपर होता है, ठीक है, और आपके स्टेट का भी अगर आपको रेफरी बनना है तो उसका भी पेपर होता है। तो एग्ज़ाम कराने से ज़रूरी है ताकि जो एग्ज़ाम पास करके जो रेफरी होंगे तो वो हर चीज़ को जानते होंगे। तो इस तरह की परीक्षाएं भी ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। निर्णायकों को पुरस्कार एवं योग्य ग्रेड प्रदान करना चाहिए, मतलब कोई भी अगर ऑफिशियल है वो ऑफिसरिंग करता है तो उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार और ग्रेड देना चाहिए ताकि तभी हम उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। निर्णायकों के प्रति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण शिविर आयोजन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्णायक जो है उसके अंदर प्रतिभाग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। नए नियमों को समझना चाहिए, ये भी निर्णायक के प्रति नए नियम उसको जानने चाहिए। फिर आता है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग, उसकी बात करते हैं। प्रशिक्षण शिक्षा की ही एक विशेष प्रक्रिया है। प्रशिक्षक भी एक शिक्षक ही है, परंतु वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है तथा अपने क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान के कारण वह अपने छात्रों को सही ज्ञान देकर अपने खेल में विशेष रूप से तैयार करता है। प्रशिक्षण कार्य को सुधारने के लिए निम्न सुझाव उपयोगी हैं। तो इसमें देखते हैं अपने खेल का संपूर्ण ज्ञान। एक कोच को अपने खेल का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। प्रशिक्षक का सुशील स्वभाव, एक प्रशिक्षक एक सुशील स्वभाव होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे की जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको वो जान सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण की योग्यता, मतलब समय समय पे उसको निरीक्षण करना चाहिए, टेस्ट अच्छे टेस्ट करने चाहिए, ठीक है, और
विश्लेषण करना चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि उसके खिलाड़ी में क्या कमी है और क्या सुधार करना है। खिलाड़ियों को समझने की शक्ति उसकी इसके अंदर होनी चाहिए, कोच के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छा प्रशिक्षक बनने की इच्छा उसके अंदर भी होनी चाहिए। प्रशिक्षकों के लिए शिविर का आयोजन, भाई उनके लिए शिविर लगाया जाए ताकि सारे कोचेस इकट्ठा होकर के बहुत सारी नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमने ऑफिस सेटिंग, कोचिंग एंड ऑफिस सेटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है बीपीएड सेमेस्टर 1 का, उसके अंदर हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया है। अगर आपका कोई नज़दीक एग्ज़ाम अभी है, मतलब चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, सेमेस्टर 2 का, 3 का, 4 का हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।